Hello friends, welcome back in Chemist tutorial. A floating Gyansala take education in rhyme because lotus flourish in slime. आज का अध्याय है अध्याय 3 और कक्षा 6 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। खेलने के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर बुलाते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने ये बात कही। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि यहाँ पुराने भवन, जो कि ऐतिहासिक भवन को संरक्षित करने की बात और मरम्मत करने की बात कही जा रही थी। और यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत के दिमाग में ये बात चलने लगी, यानी कि वो सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि ये 150 साल पहले अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। तो 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस दौरान क्या हुआ था कि इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा पुरास्थल के बारे में जानकारी हुई, जो आधुनिक पाकिस्तान में है फ्रेंड्स। और इसके खंडहर जो हैं आज भी मौजूद हैं, जहाँ से अच्छी ईंटें मिली। और उस ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर मतलब रेल की लाइनें बिछाने में मदद मिली। और सबसे बड़ी खास बात थी फ्रेंड्स कि ये जो ईंटें थी काफ़ी ज़्यादा पकी हुई और आज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। और इससे कई इमारतें पूरी तरह से मतलब नष्ट हो गई, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स पहले ही बताया कि इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइनें बिछाने के लिए किया जाने लगा। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। लगभग 4700 साल पहले इन शहरों को बनाया गया था फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा की सभ्यता की जो खास बात यह थी कि सबसे पहले जो शुरुआती दौर था, यानी कि जब इसे ढूंढा गया तो इसमें मिले थे खंडहर। और खंडहर में मिले थे बहुत सारी पकी ईंटें, और ईंटें जो आज भी वैसे की वैसी मिली थी फ्रेंड्स, जिसे मैंने पहले ही कहा कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल की गई। और अभी ये आधुनिक पाकिस्तान में मौजूद है फ्रेंड्स। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अगर लगता है तो फ्रेंड्स इसका जवाब दें आप लोग। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट मिले हैं, मुहरें मिली हैं, मनके मिली हैं, तांबे मिली हैं और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि भी मिले हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि इन नगरों की जो विशेषताएं थीं ये कि सर्वप्रथम तो इसे दो भाग में बांटा गया था। उसके अलावे पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना हुआ था। यानी कि फ्रेंड्स, दो हिस्से, एक जो कि ऊंचाई पर था और एक निचले इलाके में मौजूद था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज वैसे के वैसे ही है, मतलब आज भी दीवारें वैसे ही खड़ी है। तो मैंने फ्रेंड्स पहले ही बताया आपको कि जो खंडहर मिले हैं उसमें पकी ईंटें मिली थी, जिसको उठा करके रेलवे लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि वो ईंटें काफ़ी अच्छी पकी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी।
तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों में के कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर कहें तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करने किया करते थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये रहा वो स्नानागार, महान स्नानागार, जिसके चारों तरफ कमरे थे, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और पानी की व्यवस्था कुएं से की जाती थी। और इसको इस्तेमाल करने के बाद इसमें निकासी की भी व्यवस्था थी, जिससे पानी निकल जाता था। खास मौके पर खास लोग ही इस स्नानागार में नहाया करते थे फ्रेंड्स, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। बात करते हैं कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है, अगर अग्निकुंड मिले हैं तो अग्निकुंड में तो यज्ञ ही होता है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यहाँ पर अनाजों को एकत्रित किया जाता होगा और इकट्ठा करके रखा जाता होगा फ्रेंड्स। तो आगे आते हैं हम भवन, नाले और सड़क पर। इसमें फ्रेंड्स इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था फ्रेंड्स, यानी कि नहाने की व्यवस्था थी फ्रेंड। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे और इन कुओं से जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, पानी की व्यवस्था होती होगी घर के अंदर। और कई नगर में ढके हुए नाले थे, उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण उनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। तो फ्रेंड्स, नालियाँ बनाने के बाद चैम्बर हम लोग आज भी बनाते हैं, और ये जो चैम्बर होता है नालियों की सब साफ सफाई और इसके रख रखाव के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स, हम ये देख सकते हैं कि जो आज विकास हम अपने दौर में देख रहे हैं, वो उस समय हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। घर, नाली और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। जैसे कि फ्रेंड्स, आज भी कॉलोनीज़ अगर बसाई जाती है या फिर अपार्टमेंट वगैरह बनते हैं, तो ये सारे जो होते हैं योजनाबद्ध तरीके से इन्हें बनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले उनकी मैपिंग होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ईंटों को कैसे लगाया जा रहा है और कैसे बनाया गया है इन दीवारों को। बात करते हैं नगरीय जीवन की, तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ ये है कि हड़प्पा के लोग जो थे, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब हलचल रहती थी। इसका मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मार्केट होगा जो मेनली नगर की खास इमारतें बनाने की जो योजना में जुटे रहते होंगे। और ये संभवतः यहाँ के शासक जो थे, यह भी संभव है कि यहाँ के शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। तो इससे तो साफ है फ्रेंड्स कि जो धातुएं आती थी या बहुमूल्य पत्थर आते थे, वो हड़प्पा नगर में मौजूद नहीं थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे।
जो बच नहीं पाई हैं। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें नहीं बची हैं उसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन कि किसी जगह या फिर कुछ इमारतों पर लिखी हुई कि या फिर कुछ ऐसे निशान मिल जाते हैं फ्रेंड्स, जिससे ये मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुहरें होती होंगी या मुहरें मिली हैं, या फिर जो लिपिक होते थे वो कहाँ कहाँ लिखते थे। उसके अलावे नगरों में शिल्पकार स्त्री इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि स्त्री पुरुष भी जो कि शिल्पकार होते थे, अपने घरों में तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे और उसे बाजार में बेचते होंगे। लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो फ्रेंड्स, ये भी पता चलता है कि जैसे आज के बच्चे जो हैं मनोरंजन करने के लिए इलेक्ट्रिक टॉय का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन में कार्टून देखते हैं, टीवी पे कार्टून देखते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स, मिट्टी के खिलौने से उस समय के बच्चे खेलते होंगे और अपना इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन किया करते होंगे फ्रेंड्स। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाएं। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? उनके बारे में भी बताया। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ऊपर देख रहे हैं, ये मोहनजोदाड़ो का एक सड़क और उससे से बना नाला और ऊपर एक कुआं भी बना हुआ है, जैसा कि फ्रेंड्स आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। उसके अलावा बाईं ओर जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो चित्र है, ये हड़प्पा की एक मुहर है। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हड़प्पा की मुहर है और उसके अलावे इस मुहर के ऊपर के चिन्ह की एक खास लिपि थी फ्रेंड्स, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह काफ़ी पुरानी है, तो विद्वानों ने इसे पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या होता है या इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर नीचे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, जो फ्रेंड्स उस समय बच्चों के खेलने के काम में या उनके इस्तेमाल में आती थी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें यहाँ मिली हैं, वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे फ्रेंड्स। यानी कि उस समय भी लोग तांबे मतलब कांसे से बने औजार का इस्तेमाल या हथियार का या गहने का, बर्तन का, सोने चांदी का भी इस्तेमाल करते थे फ्रेंड्स। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक भी मिले हैं फ्रेंड्स। यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं, पत्थर के बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा या बनाया गया होगा। मध्य में बाएं तरफ फ्रेंड्स देख सकते हैं, मनके हैं। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थर को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं हाथ में पत्थर के धारदार फलक मिले हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये पीले रंग की देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे दाएं तरफ है कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर है फ्रेंड्स, बनी हुई मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो फ्रेंड्स, अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? ये बताएं और उसका पता लगाएं। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेम्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि सूत काटने का काम उस समय से ही चल रहा है। और मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हैं, इसका मतलब साफ है कि उस समय कपड़े का इस्तेमाल होता था फ्रेंड्स, और चांदी का भी इस्तेमाल होता था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देख सकते हैं कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी मैंने आपसे कहा था कि ये देख सकते हैं, यह है वो तस्वीर, और ये है, इस पर कितनी अच्छी पच्चीकारी की गई है। दाढ़ी की भी कलाकारी बहुत सुंदर है फ्रेंड्स। इससे पता चलता है कि एक जो इसमें विशेषज्ञ होगा फ्रेंड्स, उसी ने इसी मूर्ति को बनाई होगी। और उसके अलावे इस पर जो कपड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष हुआ करते थे, मतलब फ्रेंड्स इस काम में एक्सपर्ट थे और ये लोग इस काम को बखूबी किया करते थे। फ्रेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। मतलब फ्रेंड्स की पत्थर और शंख तो प्राकृतिक तौर पर मतलब नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेयंस जो होते थे ये बनाने पड़ते थे, यानी कि इनको बनाया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्रेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाने का काम होता था फ्रेंड्स, और उस समय बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो खेतों में उत्पादन होता था या पशुपालकों द्वारा, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। लकड़ी या धातुओं के अयस्क, उसके अलावे इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहा जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने ये पहले भी कहा कि जो खेत में उगाया गया हो और उसे अभी तक इस्तेमाल इस्तेमाल करने के लिए मतलब ले जाया जा रहा हो, तक कपास तक जो कि खेतों में उगाया गया हो, वो एक कच्चा माल का उदाहरण है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो फ्रेंड्स इससे साफ जाहिर है कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर ये दूसरे जगहों से लाया जाता था फ्रेंड्स, या मंगवाया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, मतलब राजस्थान से तांबा आता था। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबा आयात किया जाता था, तो ओमान से भी तांबे आते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु का नाम टीन था, और इस टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से होता था या किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो फ्रेंड्स कर्नाटक से सोने का मतलब सोना कर्नाटक से आता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके लिए फेमस है। सोने के लिए बहुमूल्य पत्थर जो कि गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था।
चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देख सकते हैं आप। एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? तो फ्रेंड्स, इसका पता लगाइए। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। यानी कि जो गांव के लोग रहते थे, गांव में जो किसान रहते थे, वो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, और ये किसान जो और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक जो होते थे, राजा जो होते थे, लेखकों को, दस्तकारों को खाने का सामान पहुंचा दिया करते थे जाकर। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता था। हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते होंगे फ्रेंड्स, और इतनी बीती हुई ये पुराने समय की जो बात है, तो लकड़ी बचेंगे नहीं, क्योंकि लकड़ी धातु जैसे नहीं होते हैं जो एक लंबे समय तक मिल पाए या वो रह पाए। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, यानी कि फ्रेंड्स, लोग पानी को इकट्ठा करके और फिर इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए होता होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई होती होगी। मतलब फसलों की सिंचाई के लिए प्रायः इकट्ठा किया हुआ पानी इस्तेमाल में लाया जाता था। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भी पालते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को एकत्रित या इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लोग जो थे, तालाब और चारागाह, बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को लेकर चारा पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह इन्हें जाना पड़ता था, दूर के इलाके में। उसके अलावा बेर जैसे फलों को ये लोग इकट्ठा करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा में साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। तो फ्रेंड्स, इसकी आकृति से ही आप समझ गए होंगे कि इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और बड़े बड़े प्रवेश द्वार इसके अंदर जाने के लिए बने थे। उसके अलावा खुला मैदान था, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे, जबकि धौलावीरा में फ्रेंड्स, ये एक नई बात थी कि पत्थरों से खुदा हुआ पाया गया, हड़प्पा लिपि में लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में। और ये जो अभिलेख है, ये लकड़ी में जड़ा हुआ था फ्रेंड्स। ये एक नई बात है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो थे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये केवल मुहरों पर ही लिखी हुई मिली है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में
मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि गुजरात की खंभात की खाड़ी के बारे में मैं बात कर रहा था, साबरमती की एक उपनदी है जिसके किनारे लोथल बसा हुआ था। कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल वहाँ मिला है, शंख मिली हैं, धातुएं मिली हैं, भंडार गृह भी मिला है, मुद्रांकन या मुहरे या मुहरबंदी जिसे कहते हैं वो भी मिली है। मुहरबंदी इसका मतलब है फ्रेंड्स, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी जो छाप उभरती है उसे हम मुहरबंदी कहते हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये है लोथल का बंदरगाह, जहाँ पर फ्रेंड्स समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा फ्रेंड्स, जैसा कि बंदरगाह पर होता है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अधबने मनके मिले हैं। मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुद्रांकन और मुहरबंदी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को ही इसी मुहर की छाप को मतलब मुहर बंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो इसका मतलब है ये कि ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है फ्रेंड्स। यहाँ पर अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाँटों का इस्तेमाल बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, मतलब सड़क पर ही कचरे इकट्ठा होने लगे। जल निकासी प्रणाली पूरी तरीके से नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, बात साफ साफ है कि इसके खत्म होने का यानी कि हड़प्पा सभ्यता कैसे समाप्त हो गई, नदियाँ सूख गईं या ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जो ज़रूरत पड़ती थी तो जंगल नष्ट हो गए, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान लुप्त हो गए या पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। तो ये फ्रेंड्स अभी तक जो भी है संभावित है। इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, मैंने साफ साफ पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि अभी तक ये बातें साफ नहीं हो पाई हैं कि आखिर
इन सभ्यताओं का जो विकास था वो अचानक कैसे रुक गया, या कैसे ये विनाश के कगार पर चली गई, और या फिर इसका विनाश कैसे हुआ, ये आज भी फ्रेंड्स संदेहास्पद है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि इसकी जो लिपि थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। किसी भी मुहर को पुरातत्वविदों या इतिहासकारों ने मतलब अभी तक ये पढ़ के नहीं बता पाए कि आखिर उस पर क्या लिखा था, या फिर वो किस भाषा में लिखी गई है। अभी तक ये पहचान नहीं हो पाई है फ्रेंड्स। और आज के लिए बस इतना ही। अ, अब फिर अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।